हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 1 का ज्योग्राफी के पोर्शन से एक क्वेश्चन देख रहे हैं ऑन द क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कोरल्स पे क्या इम्पैक्ट है। ना कोरल्स ना यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में आता है, ठीक है, चाहे वो मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड। तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस पर क्वेश्चन आता है और अभी भी मतलब इस पे देखो, इवन दो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है में क्या होता है कि क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देंगे वो, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और कंपोनेंट डाल देंगे, लेकिन जो बेसिक कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो एक बार इसके बारे में समझ लो। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट अगेन देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू। क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर करते वक्त दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहला, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। आपको कंटेंट पता होगा, जैसे आपको कोरल्स के बारे में क्वेश्चन है, आपने क्या करा, दे धनाधन लिखना स्टार्ट कर दिया जो कोरल्स में आता है आपको, पर नहीं लिखना वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हम हर बार जब क्वेश्चन करते हैं तो हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी चीज़ का रिप्लाई करना है जो आपको पूछा गया है, इधर उधर अराउंड द बुश बीट नहीं करना है। दूसरी चीज होती है इनोवेशन, एग्जाम्पल्स, इनोवेशन, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, मैप, डेटा, ये सारी चीज़ें आपको अपने क्वेश्चन में डालनी है। देखो, एक मैं आपसे चीज़ बोलूँ कि यार आजकल ना थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दूसरा मैं आपको बोलूँ कि आईपीसीसी ने बोला है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा वो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात कौन से लगती है? जब आप किसी रिपोर्ट को कोट करते हो, जब आप कोई डेटा बताते हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ट्रुथ लगती है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। तो सेम थिंग इज विद द क्वेश्चंस ऑल्सो। आप उसमें थोड़ा फैक्ट डालो, थोड़ा डायग्राम दिखाओ, थोड़ा डेटा डालो, थोड़ा एग्जांपल्स पुट करो, थोड़ी रिपोर्ट्स पुट करो, रिकमेंडेशंस पुट करो। इससे आपका आंसर ना इनरिच होगा। कंटेंट सब लोग सेम लिखते हैं, यूपीएससी के लिए जो भी पढ़ता है सबका सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि किसकी रैंक 1 और किसकी रैंक 1000 होगी, कौन सेलेक्ट होगा नहीं होगा, आपने उसमें क्या लिखा है, आपने अपनी जो नॉलेज है उसको कैसे यूज़ करके अपने आंसर को लिखा है। डेटा वही न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हम सभी पढ़ते हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, वही सेम स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम कोई अलग से कोई किताब नहीं पढ़ता है। लेकिन उन किताबों में पढ़े हुए नॉलेज को कंसोलिडेट करके कैसे लिखना है, दैट इज़ द आर्ट। और उसी आर्ट को कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ वहीं पे। तो हमने देखा होगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं सब में हम लोग लिखते हैं कि कैसे आपको उसमें डेटा इंक्लूड करना है, किस तरीके से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को, तो हर बार हम देखते हैं कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंगली क्या हमको फ्रेम करना है क्वेश्चन को, हम हर बार देखते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझसे रिपीटेडली आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या कैसे स्टार्ट करें, अभी भी स्केप्टिज्म है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखो, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। नाउ जीएस 1 का चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर के अंदर हमारा ये आ रहा है, जिसमें फ्लोरा फ्यूना या फिर वाटर बॉडीज, आइस कैप्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जांपल्स। आपको ग्लोबल लाइफ, कोरल लाइफ सिस्टम, एक तो यहाँ पे ध्यान रखो कि सिर्फ कोरल के बारे में बात नहीं करिए, कोरल के लाइफ सिस्टम, पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात करिए, कोरल इकोसिस्टम के बारे में, उसमें बात करनी है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको कोरल पे दिखाई देगा। नाउ देखो, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से भी बढ़ता है, नेचुरल एक्टिविटी से भी बढ़ता है। जैसे कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल ले लो, डिफॉरेस्टेशन ले लो, चेंजिंग लैंड यूज़ ले लो, इन सब की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हम इमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, CO2, CH4, इन सब की वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो गर्म होती है वो रेडिएट करती है। तो अर्थ जब सन के रेज से गर्म होता है, सन से आने वाली रेज जब अर्थ को हीट अप करती है तो अर्थ वापस रेडिएट करता है। तो इसी रेडिएशन के अंदर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको बाहर अर्थ के एटमॉस्फेयर से नहीं जाने देते हैं।
इसकी वजह से अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहेगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता रहेगा अर्थ से निकलने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशंस का। इसका मतलब है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। तो ये हमारा टोटल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है कि इसकी वजह से कंटिन्यूसली हो रहा है गर्म, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और 90% तक का जो हमारा ये एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, ये ओशंस अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओशंस के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक नेचर का। तो ये ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफाई ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ओशन का पानी CO2 को अब्जॉर्ब कर रहा है। इस एसिडिफिकेशन की वजह से कोरल लीफ पूरे इकोसिस्टम के अंदर थ्रेट हो रही है। क्यों थ्रेट हो रही है? देखो, ये जो कोरल लीफ है ना, ये कैल्शियम से बनी हुई होती है और एसिडिक जब कैल्शियम से मिलता है तो वो कैल्शियम को गलाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ये ना बायोलॉजी के लैब में एग्जांपल होता था जिसके अंदर आप एसिड के अंदर किसी चीज़ को गलाते थे, राइट। तो ये सिंपल वैसे ही ओशन का अगर एसिडिक लेवल बढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा कि कोरल लीफ ना ख़त्म होने लग जाएंगी। उनका जो थर्मल स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कोरल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ही सस्टेन करती है। अगर टेम्परेचर उससे इंक्रीज होता है या उससे डिक्रीज होता है तो कोरल लाइफ पे थ्रेट न हो जाता है। एंड ओशन एसिडिसिटी की वजह से जो कार्बोनेट आयन होते हैं जिनसे ये कोरल का स्केलेटन बनता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कोरल लीफ पे इम्पैक्ट देखें तो इंक्रीज्ड मास कोरल ब्लीचिंग, जैसे कि हमारे इंडिया के आसपास वाले जो कोरल्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीम ब्लीचिंग दिखेगी आपको, या जो कोरल सी का हमारा जो ग्रेट कोरल रीफ है वहाँ पे अभी तक बताया गया है कि मैक्सिमम परसेंट लाइक 30-40% तक का कोरल रीफ खराब हो गया और वो वापस नहीं रीजनरेट होगा। और ये जो कैल्सिफिकेशन रेट कम हो रही है, इससे इनकी जो ग्रोथ होती है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इसके साथ ही इनमें फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो फंडामेंटल इनका प्रोसेस होता है, उसमें भी चेंजेस दिखने शुरू हो रहे हैं। तो थ्रेट बहुत ही रियल है। जैसे ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने बताया कि पूरे वर्ल्ड के 19% कोरल्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं और उनके पीछे का मेन रीज़न है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। यूनेस्को की जो साइट है ग्लोबल हमारी रीफ वाली, वहाँ पे 29 रीफ कंटेनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दे वुड सीज टू एग्जिस्ट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस को अंडर कंट्रोल नहीं रखा, अगर ऐसे ही चलते रहने दिया, तो इस सेंचुरी के ख़त्म होने तक जो 29 रीफ कंटेनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बुरी तरीके से उसमें कोरल्स रहेंगी ही नहीं। और IUCN के अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों के अंदर जो अराउंड द वर्ल्ड जो कोरल ब्लीच के इवेंट है जिसके अंदर उनका कलर चला जाता है, वो वाइट हो जाती हैं, इसका क्या रीज़न है अभी बताएंगे। तो वो पूरा का पूरा ये कोरल मास कोरल ब्लीचिंग के इवेंट देखने को मिले हैं जो अभी तक सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड परसेंटेज के अंदर मिले हैं। तो ये मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जरूरत है कोरल्स की? ठीक है, समुद्र में है, हमको तो चाहिए नहीं होती, हम तो वैसे भी ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है होगी तो हो जाएंगी ख़राब। बट नो, जैसे कि हमारे अमेजोन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कोरल रीफ जो है ये रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस हैं। जैसे हमारे अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एरिया है, वो हमारे लंग्स हैं, हमारे रेन फॉरेस्ट हैं। सिमिलरली कोरल रीफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ना सिर्फ एक्वेटिक पे पर कंप्लीट इकोसिस्टम पे, पूरी अर्थ पे। हर एक जो स्पीशी होता है अर्थ पे उसका एक नीश होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है। WWF के अकॉर्डिंग कोरल्स जो हैं हालांकि 0.1% ऑफ द मरीन सरफेस को कवर करते हैं, लेकिन ये टोटल 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। आप देखो सिर्फ 0.1% एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल ये 25% मरीन स्पीशीज़ का कर रहे हैं। और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, एक्सट्रीमली रिच। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं तो ऐसे कोरल रीफ में से निकलते हैं, तो दिस इज़ लाइक यू कैन सी इट इज़ एक्सट्रीमली कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो ये लगभग ना इसकी ये जो हाई बायोडाइवर्सिटी है ये ना सिर्फ एक्वेटिक लाइफस्टाइल के लिए बल्कि अराउंड द ग्लोब जो लोग हैं ऊपर, हम लोग, इनको 500 मिलियन लोगों तक को डायरेक्टली सपोर्ट करती है, चाहे वो फिशिंग से करें या चाहे किसी और तरीके से करें, इट सपोर्ट। नाउ ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कोरल्स पे? तो कोरल्स में सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है ब्लीचिंग के अंदर। ब्लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो एल्गी है जिसके साथ उसका
जूजेंथले, ये जूजेंथले क्या होता है, ये एक एल्गी है। कोरल के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये जूजेंथले फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके इनको एमिनो एसिड्स हो गया या फिर आपका ये ग्लूकोज हो गया, ये फूड प्रोवाइड करती है कोरल्स को, और कोरल्स इनको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, तो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो कोरल ब्लीचिंग का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, ब्लीच क्या हो रहा है, ये जो एल्गी है जो कोरल पे सरवाइव कर रही है, जो कलरफुल बनाती है कोरल्स को, ये मरने लग जाती है, इनकी डेथ होने लग जाती है। और इनकी डेथ होने से क्या होगा, जैसे इसमें देखो, जस्ट हैव अ लुक हियर नाउ, दिस इज ओनली कोरल, दिस इज विदाउट एल्गी, ठीक है, इसमें जूजेंथले नहीं है। अगर जूजेंथले होता तो ये बहुत कलरफुल सी होती। नाउ क्योंकि इसके ऊपर जब एल्गी होती है तो वो एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है, और फूड इनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जब ये एल्गी यहाँ से ब्लीच हो गई है अभी, तो इनको फूड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये कोरल्स स्टार्व हो जाते हैं और एट ए पॉइंट ये बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जब भी हम ब्लीचिंग की बात करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो एल्गी है जूजेंथले, वो चली गई है, वो मर गई है, इसकी वजह से कोरल्स वाइट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जूजेंथले एल्गी अभी वहाँ पे नहीं है। जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी मैं इसको थोड़ा टाइम पहले भी गलत प्रोनाउंस कर रही थी, आई थिंक आई सेड समथिंग एल्स, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे और अंडमान निकोबार में यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग को नोटिस करा गया है। जापान का जो लार्जेस्ट रीफ है ओकिनावा पे 75% तक के जो कोरल्स है वो ब्लीच हो गए। और कोरल ब्लीच होने का मतलब क्या हुआ कि जूजेंथले एल्गी जो कोरल पे रहती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वो मरना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कभी भी ब्लीचिंग को कंफ्यूज मत करना। अब इसके साथ ही इसकी वजह से फ्लक्चुएशन इन मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ ओशंस होता है। देखो ओशन के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो इसमें डिसॉल्व रहते हैं। नाउ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, वो डिसॉल्विंग जो है वो उसका रेशियो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंगनीज हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ज़रूरी रहता है कोरल्स को। और अगर इन मिनरल्स के अंदर इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कैल्शियम है, एसिडिक नेचर की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो कोरल का बिल्डअप कम हो जाएगा, उनको मटेरियल नहीं मिलेगा बनाने के लिए, तो कोरल उन मिनरल को यूज़ नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे करेबियन आइलैंड के अंदर जो कोरल की पूरी कॉलोनी है वो कोलैप्स हो गई क्योंकि मिनरल इम्बैलेंस की वजह से। देन कम्स द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस पे सर्वाइव करते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं। तो ये पूरा इनका सीरीज चलता है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये कोरल्स का न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। ये मैक्सिमम दे सर्वाइव इन दी ऑप्टिमम सब ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और जब तक ये ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तब तक कोरल सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे सब ट्रॉपिकल वाटर में फाइटोप्लैंक्टन का रिडक्शन होने से कोरल के वहाँ पे परसेंटेज, कोरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लग गया है। मिनरल इम्बैलेंस हमने देख लिया कि किस तरीके से मिनरल इम्बैलेंस की वजह से करेबियन आइलैंड में जो कोरल्स कॉलोनीज है वो गायब हो गई ना। इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो, सी लेवल राइज की वजह से, ज़्यादा वाटर पोल्यूशन की वजह से, ये पूरे कोरल सिस्टम के अंदर कि देखो गर्म पानी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, जब सी वाटर वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो कोरल्स पे इस तरीके डिजीज़ की थ्रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से जैसे कि एक वाइट बैंड डिजीज़ है, इसको तो प्रीलिम्स के लिए भी रट लो कि वाइट बैंड डिजीज़ है जो करेबियन आइलैंड में 80% तक के जो स्टेगहोर्न कोरल्स हैं, कोरल्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, तो 80% तक के स्टेगहोर्न कोरल्स की इनकी डेथ हो गई थी वाइट बैंड डिजीज़ की वजह से। अच्छा, सोलर इरेडिएशन में भी फ़र्क पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ है कि सोलर इरेडिएशन में भी चेंज आ रहा है। इसकी वजह से जो लोकल वेदर होता है उसमें चेंज आ रहा है। क्लाउड कवर डिक्रीज हो रहा है, सन पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से देखो कोरल ना एकदम आपको सरफेस पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो अपना लाइट जोन होता है उसके अंदर मिलती है, तो वहाँ पे सनरेज पहुँचती है। तो ज़्यादा सनरेज अगर ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगी तो वो कोरल पे स्ट्रेस देती है। इसकी वजह से कोरल्स यहाँ पे डेड होना स्टार्ट हो जाती है। साइक्लोन्स,
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन का इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 48% तक के कोरल लॉस हो गए हैं 1985 से 2012 में साइक्लोन की वजह से। प्रिसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो गया है। इसके वजह से जो इंक्रीज्ड रन ऑफ हो रहा है फ्रेश वाटर का सरफेस से, उसके वजह से ज़्यादा सेडिमेंटेशन आ रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कि जो ड्रेनेज है, जो ड्रेन इनटू ओशन है, जो ड्रेन इनटू सी है रिवर का, वो ज़्यादा हो रहा है इसके वजह से। और साथ में पॉल्यूटेंट्स, रिवर कितनी पॉल्यूट हो गई है। ये जो लैंड वेस्ट पॉल्यूटेंट्स हैं रिवर के साथ आते हैं, ये एल्गी ब्लूम को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पानी को ऐसा मडी बना देते हैं कि जो लाइट मिलनी चाहिए कोरल को वो मिल नहीं पाती, उनको फूड नहीं मिलता है, जिससे वो डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही ओशन करंट में अल्ट्रेशन आना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से इनकी कनेक्टिविटी और जो टेम्परेचर रिजीम है वो काफ़ी चेंज होने लग गई है। इसकी वजह से कोरल्स को फूड नहीं मिल पाता है। जो कोरल लार्वाज हैं जो आगे इनको आगे ग्रोथ करवाते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, वो हैम्पर होने लग गया है। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब सिंपल इतना सा हमेशा समझो कि कोरल ब्लीचिंग मतलब जो हमारी एल्गी है वो यहाँ से चली गई है। हेल्दी कोरल जो है, इसमें कोरल और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन स्ट्रेस्ड एल्गी में जो एल्गी है वो इसको छोड़ के चली जाती है, धीरे धीरे ये अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और ब्लीचिंग में क्या होगा कि कोरल बिल्कुल ब्लीच हो जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी वनरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फूड नहीं मिलेगा और इट इज़ सस्पेक्टेबल टू डिजीजेज एंड इवेंचुअली इट विल डाई। क्या रीजंस हैं? चेंज इन ओशन टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा रन ऑफ एंड पॉल्यूशन की वजह से, ओवर एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट की वजह से, और जो टाइड्स एक्सट्रीम आ रही हैं उनकी वजह से कोरल ब्लीच कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ये एक मैप है, इसमें आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे एल्गीज का किस तरीके से वह पूरा ब्लीचिंग दिखेगा। जैसे आप ग्रेट बैरियर रीफ पे देखो, 2014 से 17 में मोर देन 50% एल्गीज जो है वो ब्लीच हो गई हैं। इंडिया के पास मालदीव्स में 60% तक की ब्लीचिंग हो गई है। यहाँ पे अभी कोरल प्लांटिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आर्टिफिशियल कोरल प्लांटिंग इंडिया ने अंडमान निकोबार में स्टार्ट करी है। ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियली कोरल्स को प्लांट करेंगे ताकि कोरल्स को फिर से रिवाइव कराया जा सके। जापान की कोरल रीफ हमने देखा, तो ये इट कैन डिसअपियर बाय 2100 अगर हमने अभी भी क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरीके मैप बना दो। जैसे कि ये वाइट बेन डिजीज़ है, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे 80% तक की जो कोरल है उसका स्टेगहोर्न कोरल की डेड हो गई थी, ये इसकी बैक्टीरिया की वजह से। करेबियन एंड फ्लोरिडा कोरल है जो मिनरल इम्बैलेंस की वजह से डेड हो गई थी। तो इस तरह का एक मैप बना दो एंड ये आपको ऑटोमेटिकली 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा देगा। इस तरह का मैप हमेशा हेल्प करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन फिर भी उनके थोड़े से कहीं भी ना कहीं पे हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी बात करना पड़ेगा। जैसे कोरल्स जो हैं जनरली आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे। टेम्परेट में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो एल्गीज ग्रोथ नहीं करती हैं। लेकिन अभी क्योंकि CO2 लेवल इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेट रीजन में जहाँ पे पानी अभी तक बहुत ठंडा था वहाँ पे हल्का हल्का पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे एल्गी की प्रोडक्टिविटी, एल्गी की वापस से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम SDG का 13-14 या फिर अगर हम हमारा पेरिस एग्रीमेंट का डील रखते हैं एंड इफ़ वी फाइनली आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ईयर व्हेन वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगर आज ये साल गया तो फिर इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नीचे अगर टेम्परेचर रखते हैं तो दैट वुड बी दी ओनली चांस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कोरल रीफ ग्लोबली। हालांकि इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोरल्स जो है वो एक एंशिएंट स्पीशी हैं। अराउंड द डिकेड्स और टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता गया कोरल ने अपने आप को अडेप्ट करते गए। दे हैव दिस वेरी गुड अडेप्शन। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वो खुद की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज करते हैं, वो सर्वाइव कर जाती है। द पॉइंट इज़ कि दे हैव वेरी गुड सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हालांकि एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन हाँ उनका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा और ह्यूमन पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। तो दिस वॉज ए क्वेश्चन अबाउट द कोरल।